ट्वेल्थ के मार्कशीट में कैसे डिसाइड होंगे मार्क्स, सीबीएसई ने निकाला है इसका रास्ता, तरीका कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो 12वीं बड़े ध्यान से समझना, इसको तरीके से सिलसिलेवार समझाऊंगा। 12वीं की मार्कशीट में आपको मार्क्स कैसे दिखेंगे, हाउ, आई विल टेल यू। सबसे पहले तो देखो आपको क्या होगा, वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो जरा समझो, आपके ना 10th के जो मार्क्स हैं, 10th के जो भी मार्क्स हैं, जो टॉप 3 मार्क्स हैं, देखो आपके 10th की मार्कशीट आप निकाल लेना, ठीक है। और आपको उसमें टॉप 3 मार्क्स, जैसे मान लो लैंग्वेज 1 में आपके 70 मार्क आए हैं, लैंग्वेज 2 में 65 आए हैं, साइंस में 80 आए हैं, मैथ्स में 60 आए हैं, सोशल स्टडी में 65 आए हैं। तो इनके जो टॉप मार्क्स कौन से हैं जरा देखो, एक तो 80, टॉप 3, एक तो 80 है, 70 है और 65 है, सबको जोड़ेंगे तो 70 प्लस 80 प्लस 65 जोड़ लिया 215, और एवरेज निकालनी है 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 21.5। तो 10वीं के आपके जो टॉप 3 मार्क्स आए हैं 10वीं क्लास में, मार्कशीट में टॉप 3 मार्क्स जो आए हैं वो लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना आ रहा है 21.5, ये जोड़ेंगे, ठीक है। अभी रुको, अब ये 21 टॉप 3 मार्क्स जो एवरेज निकल के आ रहा है उसका 30% लेना है इनको, कंपोनेंट कितना है उसका 30%, तो वो आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में? तो सिंपल है, अपनी मार्कशीट ले लो, टॉप 3 जिसमें आपके मार्क्स आए हैं उनकी एवरेज निकाल लो, उसका 30% मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ठीक है। तो जरा आप चेक कर लो, मतलब इसका ये जो है ना 30% ऑफ 3 हाईएस्ट, समझ में आ गया? ये कंपोनेंट एवरेज निकाला आपने, यही आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स 10th क्लास के आपके मार्कशीट में जुड़ के आएंगे। तरीका बता रहा हूं आपको। तो क्या किया जरा देखो, इन्होंने सिंपल एक काम किया, आपके जो ऑन एन एवरेज निकल के आ रहा था 21.5, ये आपका जुड़ गया, क्लास 10th का आपका जुड़ गया 21.5 21.5 21.5 जुड़ गया। अब फिर आप क्लास 11th पर जाओगे, क्लास 11th की आपके मार्कशीट में भी मार्क्स जुड़ के आएंगे। कैसे? मतलब ये अभी तो 80 की कैलकुलेशन हो रही है, 100 मार्क के आपके 12th में पेपर होते हैं, 20 मार्क आपके स्कूल वाले देंगे, 80 मार्क आपको कैसे मिलेंगे? 10वीं क्लास की 3 टॉप एवरेज वो निकाल के जुड़ गई। आप 11th क्लास पर आ जाओ, 11th क्लास के आपके मार्क्स कैसे आए थे? मान लो कि लैंग्वेज 1 में 50 आए, 2 में 75 आए, फिजिक्स में 55, केमिस्ट्री में 65, बायोलॉजी में 75। 11th पास करिए तो आपको मार्कशीट तो मिली होगी। इसका 30% कैलकुलेट करो आप डायरेक्टली। तो 50 का 30% कितना होता है, 75 का 30% कितना होता है, 55 का 30% कितना होता है, 65 का 30% कितना होता है, 75 का 30% कितना होता है, कर लिया कैलकुलेट। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये सेम ही सब्जेक्ट आपके 12th में भी होंगे, तो जो आपने 30% कैलकुलेट किया है यही आपके एक कॉलम में जुड़ेंगे, बस इसी का 30% आपको कैलकुलेट करके कॉलम में जोड़ना था, तो आपने जोड़ लिया। देखो ये सारे 11th के हर सब्जेक्ट का 30% जो है वो यहां जोड़ दिया, तो 30% वेटेज इसका जुड़ गया, 30% वेटेज इसका जुड़ गया। अब 40% वेटेज आपका 12th क्लास का, अभी तक 12th आप 12th क्लास में बोर्ड मेन एग्जाम को छोड़ के आपके बाकी एग्जाम तो हुए हैं स्कूल में, समझ में आता है? उसका 40% लेना है। तो ऑन एन एवरेज निकालना है, जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं, टर्म एग्जाम हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, ठीक है, उनका एवरेज निकालना है बेसिकली, उसका 40% आपका कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है। ये आपका वो तरीका हो गया। तो जैसे मान लो आप 12th क्लास में आपके लैंग्वेज 1 में यूनिट सेल और सबके एवरेज निकाल के 55 मार्क्स बन रहे हैं, इसके अंदर 77 बन रहे हैं, फिजिक्स में 63 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 80 बन रहे हैं, बायोलॉजी में 76 बन रहे हैं। अब ये जितने भी मार्क्स उसका 40% लेना है, 30 नहीं 40%, ये 40% है, ध्यान रखना। सो दिस इज 40%, मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो 12th में जितने भी आपका हुआ है उसका 40% कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। तो 55 का 40% कितना होता है, 77 का 40% कितना होता है, सबका 40% ये निकाल लिया, ये जुड़ेगा आपका तो जुड़ गया। जरा देखो, तो आप जब मार्कशीट में देखोगे तो आपके ये 10th का 30% का वो जो 3 सब्जेक्ट का एवरेज था, 11th का 30% सारे सब्जेक्ट्स का, 12th के जितने भी अभी तक टेस्ट हैं उसका 30% हो गया। अब सबको जोड़ो, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है 59, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 75, जोड़ते जाओ 63 73 75, ये कितने में से? 80 में से। ये आपको कहां से मिले हैं? ये आपको स्कूल से मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल से, या स्कूल में, स्कूल के भी हाथ में 20 नंबर होते हैं ना, तो ये वो नंबर है आपके। एक टेस्ट तो होगा जो भी हुआ है आपका, ठीक है, उसमें जो भी आपके नंबर आए हैं वो मतलब स्कूल से जो 20 मार्क का जाता है वो वाला सीन है। तो आप सबको जोड़ दो, 59 प्लस 19 78, 75 पर 18 93, इस तरह से सबको जोड़ दिया तो ये आपके फाइनल मार्क्स हैं। ये इस तरह से होगा, ये सारे सारे फाइनल मार्क्स हैं, टोटल आया 439, ठीक है। लेकिन इसमें स्कूल के पास एक एक मान लो कि देखो, अगर किसी ने कोई एग्जाम मिस कर दिया 11th में, या फिर अच्छे नंबर उसमें नहीं, यार आपको लग रहा है कि यार मतलब अच्छा आपने नहीं किया लेकिन आप डिजर्व करते थे, आपने फिर दोबारा भी एग्जाम नहीं दिया उसका, तो इन दैट केस स्कूल के पास एक लिबर्टी है, एक फ्रीडम है, ठीक है। स्कूल रिजल्ट कमेटी मस्ट गिव मार्क्स क्राइटेरिया, उसके पास एक थोड़ी बहुत लिबर्टी है। अगर किसी ने अच्छा नहीं किया 10th क्लास में, मान लो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन 10th में अच्छा नहीं कर पाया, तो उनके पास थोड़ी सी लिबर्टी कमेटी के पास, वो मार्क्स क्राइटेरिया सेट करके उसके मार्क्स थोड़े बहुत एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। स्कूल की अथॉरिटी के पास ये फ्रीडम रहेगी, है ना। कई बार प्री बोर्ड नहीं देता कोई, क्योंकि आजकल प्री बोर्ड हम लोग देते नहीं है, कई बच्चे नहीं देने जाते तो मार्क्स कट गए, तो स्कूल के पास इस केस में अथॉरिटी है। तो स्कूल को क्या करना है बेसिकली, लास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस इज द रेफरेंस, लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस स्कूल की रेफरेंस बन सकती है इन दैट केस। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कूल का चेक करना है, मान लो कि स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है, 2017-18 में 80% का परफॉर्मेंस रहा है, 18-19 में 85 का रहा है, और 19-20 में 90 का रहा है, तो इसमें बेस्ट कौन सा है, ये वाला। इसको क्राइटेरिया बनाते हुए मॉडिफाई भी कर सकता है, 5% की ऊपर नीचे मॉडिफिकेशन हो सकती है, वो स्कूल के हाथ में,
समझ में आ गया? तो 5% की मॉडिफिकेशन स्कूल के हाथ में रहेगी, तो आपको चिंता नहीं करना कि कल को मैंने मान लो मैंने तो दिया ही नहीं, मैं क्या करूं। तो इन दैट केस आपकी स्कूल अथॉरिटी से आप बात करना, वैसे उनको पता होता है आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, तो उनके पास ये मार्क्स होंगे, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया 30% और 40% का क्राइटेरिया ना, उसमें 5% प्लस माइनस करने का एक अथॉरिटी दिया गया है स्कूल को। वो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर है कि आप मान लो कि आप कहीं पे आप बहुत अच्छे थे बट उस टाइम अच्छा नहीं कर पाए, दिन मान अच्छे नहीं होते, तो इन दैट केस स्कूल आपको मदद कर सकता है, ठीक है। वो आपको एक बार अपने टीचर से बात करके रखना कि मार्क्स बढ़ाने से पहले एटलीस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाए, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सको थोड़ा सा देख लो। इन दैट केस आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है इन दैट केस, है ना। सो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट ओवरऑल 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा 2021 को, 31 जुलाई 2021 को रिजल्ट आ जाएगा। के वेणुगोपाल जो है बेसिकली, जो कि अटॉर्नी जनरल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि भैया इस तारीख को मतलब 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। एंड फाइनली अगर फिर भी आप इस पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं, आपको लगता है यार ये बहुत ही हेडेक वाला काम है, इन दैट केस आपके पास डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है, इफ यू डोंट वांट टू असेसमेंट दिस असेसमेंट, अगर आपको पसंद नहीं है, appearing for the Union Government, Attorney General of India K.K. Venugopal on Thursday told the Supreme Court that students who are not satisfied with the assessment done based on the policy will be given an opportunity to appear the examination to be conducted by the board, and conditions are conducive फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन। तो ये अटॉर्नी जनरल ने बोला कि अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपना एग्जाम दे सके। तो आपके पास फ्रीडम है, अगर आप मान लो तसल्ली नहीं है, आपको बोले कम लग रहे हैं नंबर, तो यू कैन गिव द एग्जाम। ये अथॉरिटी मतलब ऐसा बोला गया है कि ऐसा करो तो शायद हो भी जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट कौन एग्जाम देने जाएगा मुझे नहीं पता। सो फाइनली ये सिंपल क्राइटेरिया था। आप जाइए अपना कैलकुलेशन कीजिए, मार्क्स देखिए, आपको मतलब मजे की बात है कि आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्क्स कितने, मार्कशीट में मार्क्स कितने लिखे आएंगे, पहले से कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि जब मार्कशीट आएगी तो आपको मालूम रहना चाहिए कितने मार्क्स होने चाहिए थे, बट अगर कम लिखे हैं तो आप रीअप्लाई कर सकते हो। तो फाइनली मेरी तरफ से इतना ही।